अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन ज़फ़र है और आज मैं आपको चैट जीपीटी के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस फील्ड से रिलेटेड लोग ज़्यादा जानते हैं और आम लोगों को और स्टूडेंट्स को इस बारे में शायद इतनी नॉलेज ना हो। चैट जीपीटी में आप डिफरेंट APIs को भी पाइथन लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं सारा आपको बताऊंगी। और इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाली हूँ उसकी पहले मैंने लिस्ट बनाई है आपकी आसानी के लिए कि इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें मैं पाइथन लैंग्वेज का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। इसकी वजह यह है कि चैट जीपीटी पे जो भी काम है वो ज़्यादातर पाइथन बेस्ड है, क्योंकि ये खुद एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एक सॉफ्टवेयर है और ये भी सारा पाइथन बेस्ड है। और इस पे जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, जो APIs होते हैं, जिसको हम API भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी सारे जो इंटीग्रेट किए जाते हैं चैट जीपीटी के साथ, वो भी पाइथन कोडिंग के थ्रू किए जाते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें सबसे पहले मैं आपको देने वाली हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम पाइथन कोडिंग करेंगे। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। ये इस पर मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, जो कि मैं आपको सब समझाऊंगी। इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि सबसे पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। उसके बाद फिर पाइथन पर वेरिएबल्स और लिस्ट और कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस और मॉड्यूल्स, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पाइथन लैंग्वेज के बारे में पता होने चाहिए। और क्यों आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए? सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है ना कि आपको ये सब क्यों पता होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक न्यू फील्ड है, एक इमर्जिंग फील्ड है, एक टेक्नोलॉजी के हवाले से जो भी काम हो रहा है वो सब पाइथन बेस्ड है। ज़्यादातर, सब कुछ नहीं लेकिन ज़्यादातर पाइथन लैंग्वेज बेस्ड है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी इसके देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, कंप्यूटर की फील्ड में अगर आपका किसी भी हवाले से अगर कंप्यूटर से वास्ता पड़ता है, तो आपको पाइथन लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू, इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। और एक और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जो मैं चैट जीपीटी के हवाले से जो मैं यूज़ बताने वाली हूँ, जो कि होमवर्क और असाइनमेंट्स और आर्टिकल्स लिखने के अलावा आप चैट जीपीटी में इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि हम इसमें बिटकॉइन के प्राइसेस, जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उस हवाले से मैं बताने वाली हूँ। और जो एंड रिजल्ट हमें मिलेगा, जो हमने एक एप्लीकेशन, हमने जो एक API हमने जो इसमें डाउनलोड की है, वो अगर आप देखें, आप जैसे कि देख सकते हैं कि APIs, डिफरेंट APIs इसमें अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है rapidapi.com। अगर आप इस पर जाते हैं तो बहुत सारे इसमें आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस मिल जाएंगे, जिसको कि आप इंटीग्रेट करते हैं चैट जीपीटी के साथ और बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे। OpenAI का इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है टेक्स्ट ट्रांसलेटर है, लेकिन यहाँ पर आज हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिटकॉइंस की। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे क्रिप्टो के हवाले से। तो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा और इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसे बिल्कुल भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इतनी सारी APIs को देखकर आप घबरा मत जाइएगा। इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। और विजुअल स्टूडियो कोड जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ये सारी कोडिंग करने वाले हैं, जिसके थ्रू के हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं चैट जीपीटी के साथ। तो सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड के लिए visualstudio.com, जो इसकी वेबसाइट है code.visualstudio.com, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी यहाँ पर। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है, बल्कि आप गूगल पे भी आप सिर्फ लिख दें VS कोड, तो आपको सबसे पहले जो इसमें लिंक नज़र आ रहा है आपने उसको क्लिक कर देना है और यहाँ आपके सामने ये खुल जाएगी ये वेबसाइट विजुअल स्टूडियो कोड की। यहाँ से आपने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मोस्टली विंडोज़ बेस है तो आपने विंडोज़ के लिए आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाकर आपने इसमें क्लिक कर देना है। अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके लिए x86 और 64 बिट के लिए x64। आप ये सिस्टम इंस्टॉलर, यूज़र इंस्टॉलर देख सकते हैं। आपने यहाँ x64 यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये सिस्टम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसको आपने अनजिप करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है।
विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेने के बाद, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड हुआ है तो आप इसलिए डायरेक्ट मैं इस चीज़ के ऊपर आ गई हूँ कि आपने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको पाइथन लैंग्वेज के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने वाली हूँ। वो दरअसल इसी विजुअल स्टूडियो कोड जो प्लेटफॉर्म है इसी पर ही हम सारी कोडिंग सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हम इसमें एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। न्यू फाइल में जाएंगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पाइथन फाइल, ठीक है। अब एक न्यू फाइल हमारे सामने खुल चुकी है। अच्छा, अब इसमें हम इसको किस तरह से तेज़ी के साथ और जल्दी से हम इस चीज़ों को किस तरह से लर्न कर सकते हैं? जी बिल्कुल, चैट जीपीटी के साथ। अब जैसे कि बात चैट जीपीटी की हो रही है तो हम इसी के थ्रू लर्न कर सकते हैं। आपने सिंपल अगर इस चीज़ को साथ साथ ही इसको लर्न करते जाना है और इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है तो आप चैट जीपीटी से ही क्यों ना पूछ लेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे मैंने अब पूछा कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल इन पाइथन, या कंप्यूटर की ज़बान में हम वेरिएबल किसे कहते हैं? अच्छा, अब ये जो है इसने तो काफ़ी सारा कुछ डिटेल्स भी बता रहा है और आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसने कोड भी सारा दे दिया है, ठीक है ना। ये देखें जनाब, अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ। अगर आप इसको ब्रीफली भी अगर हम पूछे, हमें थोड़ा सा ब्रीफ करके पूछना चाहिए था वैसे, ताकि आपके जहन में कॉन्सेप्ट आ जाए। अ वेरिएबल इज़ अ नेम दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। हमारे लिए इतना ही समझ लेना काफ़ी है कि इससे आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यानी क्या कह रहा है ये हमें बता रहा है कि वेरिएबल जो है कोई भी ऐसी जो वैल्यू, या किसी भी चीज़ की कोई कीमत होती है, कोई वैल्यू होती है, या कोई भी नंबर है, या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू जैसे कि कोई नाम, किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी फ्रूट का नाम, किसी खाने की चीज़ का नाम, तो वो एक हमारे पास एक वैल्यू है। और अगर हम उसको किसी भी एक लेटर से डिनोट कर दें, एक लेटर के अगेंस्ट उसको स्टोर कर दें, जैसे कि आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। ये सबको नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़ है कि x यहाँ पर वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू है। वेरिएबल दरअसल वेरी से ये वेरिएबल निकला है कि वेरी करता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये एक सा नहीं रहता, चेंज होती रहती है इसकी वैल्यूज़। इस वजह से हम इसे वेरिएबल कहते हैं। तो पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज में भी हम इसको इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं और इसको डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम इसमें वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। आप x, y, z, नेम, क्लास, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, इस तरह करके, स्टूडेंट आईडी तो नहीं, खैर वो तो फिर एक नंबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी एक वेरिएबल ही है कि स्टूडेंट आईडी एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसमें कोई एक नंबर हमेशा के लिए स्टोर होकर नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। ये बिल्कुल मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को अगर इसको समझना चाह रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसको जो है बहुत डिटेल में या बहुत तवील नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फिर वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो, तो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है कि यानी कि अगर ये इसमें लिखा है, जैसे अब यहाँ पर इसने आगे हमें थोड़ा सा डिटेल में भी समझाया हुआ है, ये तो बहुत तफसील से हमें हर चीज़ ना समझा देता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर उसने कहा है नेम इज़ इक्वल टू जॉन रो, एज 25, IS स्टूडेंट इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इज़ ए स्टूडेंट इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है ना। अब इसमें ये कंडीशन लगाई हुई है कि ये कंडीशन है कि ट्रू और फॉल्स, अगर ये स्टूडेंट है ट्रू है तो फिर फर्दर उसमें कोई कंडीशंस होंगी, लेकिन ये इसका मकसद यहाँ पर ये है कि ये वेरिएबल में वैल्यूज़ को स्टोर करके इवन के उसे कैलकुलेट करके भी बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 2023 से एज अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो सिंपल हमारे पास ईयर ऑफ बर्थ निकल के आ जाएगा। तो ये किस तरह हुआ कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ईयर ऑफ बर्थ में।
तो ये आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल किस तरह से इसमें काम करता है और किस तरह से इसमें वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो। स्ट्रिंग वैल्यूज़ से मुराद जो भी नंबर के अलावा जो दूसरी वो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आपका नाम है और एज भी दरअसल स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आप उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी ऐसी वैल्यू जिसको आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको कैलकुलेट मतलब इस तरह से कि उसमें आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, कोई माइनस कर रहे हैं, कुछ इस तरह की कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इस तरह की कैलकुलेशन में हमारी एज तो यूज़ नहीं होगी, तो हम उसको चेंज नहीं होगी। किसी एक स्टूडेंट की जो एज उस ईयर में वो जो ईयर चेंज होने के बाद होगी, उस ईयर में तो चेंज नहीं होगी। तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये दरअसल ये डेटा की ये टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्ट्रिंग का भी कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आया होगा। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे कि अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट, और हम क्विकली हम चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं व्हाट इज़ अ लिस्ट। अब चूँकि हम बात जो है वो कंप्यूटर की ही कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये हमें अभी क्या जवाब दे रहा है। जी हाँ, वो उसने कंप्यूटर लैंग्वेज में ही जवाब दिया। उसने लिस्ट एज ए जनरल नहीं बता रहा, बल्कि हम चूँकि इसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से पूछ रहे हैं, तो इसने हमें इसी तरह बताया कि अ लिस्ट इज़ अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर दैट represents an ordered collection of items। इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, वही हमें इसकी डेफिनेशन बताने के लिए काफ़ी है कि जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना होता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, लिस्ट। अच्छा, पाइथन लैंग्वेज में आपको आगे चल के लिस्ट, टपल, ठीक है, टपल और डिक्शनरीज़, ये चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, आपको इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन उसमें चूँकि वो भी मल्टीपल आइटम्स स्टोर करने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं, इसलिए उसमें मज़ीद हम डिटेल्स में नहीं जा रहे। लेकिन उसमें मुख्तलिफ इसके लिए ब्रैकेट्स भी असाइन किए हुए हैं। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो से हम ये पहचान कर लेते हैं कि ये लिस्ट है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं उसमें डिक्शनरीज में, और टपल्स में हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। जो पैरेंथेसिस भी जिनको हम कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जो इस्तेमाल होते हैं, या ब्रेसेस तो कर्ली ब्रैकेट्स को ही कहते हैं, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरीज़ के लिए। ये सिर्फ डिफ़र करने के लिए, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ को प्रोग्रामिंग के दौरान अगर आप यूज़ करते हैं तो ये चीज़ खुद ही आपके जो है जहन में बैठ जाती है कि इस तरह से जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो आपने लिस्ट के लिए इस्तेमाल करने, अभी फ़िलहाल आप इतना ही जहन में रखें। और इसके अलावा आगे डिक्शनरीज़ और टपल्स के अपने इसके फंक्शंस हैं और अपनी उसके तरीका है, उसका फ़ायदा है। जैसे की वैल्यू पेयर होता है। अब जैसे आप डिक्शनरी की अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पर जैसे आप डिक्शनरी में देखें, मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल भी पहले मैं बता देती हूँ कि अब जैसे ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स हमने इसमें इस्तेमाल किए। ब्रेसेस जो हैं ये अब की वैल्यू पेयर, ये दरअसल एक की होती है जैसे कि नेम, और फिर उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एक की आ गई और ये उसकी वैल्यू है नेम, उसके बाद एज कोलन से इसको जो है हम सेपरेट करेंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर ये की, उसके बाद कोलन और फिर उसकी वैल्यू। ये इस तरह से ये चीज़ आ जाती है, की वैल्यू पेयर कहलाता है। ये कि पेयर बना हुआ है ना, की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू, इस तरह कॉमा से इनको हर की वैल्यू पेयर को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये एक स्टूडेंट की ये डिक्शनरी बन गई है, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये एक स्टूडेंट का जैसे दिया हुआ है, तो हम इसमें कॉमा लगा के और फिर मज़ीद फिर दोबारा से नेम इसी तरह से लिखेंगे, और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हमेशा इसको कोटेशन में क्लोज करते हैं। देखिए एज को हमने यहाँ पर कोटेशन में क्लोज नहीं किया है, ठीक है। और क्योंकि ये अभी फ़िलहाल ये एक नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस वजह से वैसे हम चाहें तो अगर हम एज को भी हम यहाँ पे कोटेशंस लगा सकते हैं, ताकि ये कैलकुलेशन में तो वैसे भी यूज़ नहीं होना, ये एज इट इज़ अभी 25 है तो 25 ही जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें ये लगा सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसमें आपको मैं इसमें प्रोग्राम भी इसमें करके बता देती हूँ। जैसे सिंपल अगर आपने लिखा है x इज़ इक्वल टू
10। ठीक है, सिंपल चीज़ें मैं रखना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें कर लिया हमने 30। अब एक और हम वेरिएबल ले रहे हैं z, और इसको हमने यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। पहले हम सिंपल चीज़ों से ही देखेंगे ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। रन करने के लिए आपको यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, इस जगह पे ये रन यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है रन कोड। तो कोड को रन करने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कोड रन हो जाता है। कोड को रन करने के बाद प्रिंट भी तो करवाना होगा, प्रिंट z, इसलिए उसने ऐड कर दिया था, हमने उसे कहा नहीं था कि प्रिंट करें। अब वो प्रिंट भी कर देगा। ये आपके सामने यहाँ आ गया। ये आउटपुट टर्मिनल ये वाला है। इस आउटपुट टर्मिनल में ये आपको इसका आउटपुट दे देता है। ठीक है, हम टर्मिनल भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टर्मिनल में जैसे कि आप शेल प्रॉम्प्ट पे जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से बाज़ प्रोसेसिंग ऐसी होती है जिसके लिए हम टर्मिनल यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमारा काम जो है वो आउटपुट विंडो से है, तो हमारे पास हमें ये आउटपुट मिल गया है 10 + 30, और इसने हमें आंसर दे दिया है 40। और पहले जो है वो मैंने सिर्फ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दे रही थी, इस वजह से मैंने इसमें इसको प्रिंट नहीं करवाया, इसलिए उसने आउटपुट भी नहीं दिया, उसने सिर्फ ऐड कर दिया था नंबर्स को। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है, जाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर, लेकिन मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन ये प्रोग्राम अभी भी हमारा जो है इन चीज़ों का मोहताज है। अब हम करते हैं इसमें लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब जैसे कि इसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू चले, अब इसमें ही आपने स्टोर कर दिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लगा दिए, और यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज़ दे दी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये x जो है ये एक लिस्ट बन गई है। ठीक है, ये इसको अगर हम x चले x कह दें, मैं x1 कहने जा रही थी, यहाँ पे ये दूसरी लिस्ट बन गई है। ठीक है, अब इस तरह इसमें क्या हो गया कि एक वक्त में 3 वैल्यूज़ अब इसमें स्टोर हो गई हैं। अब इसमें हम करते ये हैं कि इसमें जैसे अब इसमें जो भी पोजीशंस है ना इन तीनों आइटम्स की, अब इसमें यह है कि इसकी फ़र्स्ट पोजीशन जो है इसको 0 से हम डिनोट करते हैं, यानी कि ये पोजीशन 0 है। पहला आइटम जो है उसकी जो पोजीशन है वो 0 है, दूसरे की 1, और फिर ऑनवर्ड्स इस तरह से ये चलता है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अरे की तरह। जैसे जिस तरह अरे इसमें काम करता है ये उसी तरह काम करता है। ठीक है, आपको बल्कि एरे का ही इसमें ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, उसमें जिस तरह से वैल्यूज़ स्टोर होती हैं ये सिमिलरली उसी तरह से ये वर्क करता है। अब जैसे अगर मुझे कॉल करवाना है कि मैंने लिखा x 0, ठीक है, अब ये मैंने कॉल करवा दिया कि अब मैं चाहती हूँ कि इसको चलें पहले हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, बाद में हम इसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखिए, यहाँ उसने हमारे पास दे दिया है 10। ठीक है, यहाँ पे ये 10 ये इसकी वैल्यू आ गई है कि हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट पोजीशन पे x में जो लिस्ट हमारे पास x है
उसमें जो पोजीशन 0 पर जो वैल्यू है वो क्या है 10 है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू इसमें क्या थी 10, तो ये इसको 0 से डिनोट किया है, अब डिनोट किया है। अब ये देखें इसमें हम अगर हम 1 रखते हैं, इसको दोबारा से हम इसको कंट्रोल एस करके इसको सेव करें और फिर इसको दोबारा से रन करें, यहाँ पे आपको टर्मिनल में ये दिख रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये देखिए अब इसमें यहाँ पे हमें फर्स्ट पोजीशन पे जो है ये नज़र आ गया 20, ठीक है। ये इस तरह से हम इसमें फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें एक और चीज़ क्विकली मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे अगर मैंने कह दिया कि हमारे पास लिस्ट का नाम है x, अब हमने लिख दिया x और मैं चाहती हूँ कि पोजीशन 2 पर, यानी कि पोजीशन 2 पर इस वक्त x में 0, 1 और 2 पर जो है सेकंड पोजीशन पे इस वक्त है 30, तो अब मैं कह रही हूँ 2, x2 इज इक्वल टू 40, मैंने इसको मॉडिफाई करना चाहा, ठीक है, और मैं इसको रन कर दूंगी, ठीक है। रन करने के बाद इसको या तो हम पहले इसके प्रिंट भी करवा लें ताकि हमें साथ ही साथ पता चल जाए, ठीक है। इसको प्रिंट करवा लिया हमने x2, पहले हमने कहा x2 30 की जगह वहाँ पर 40 आ जाए और फिर प्रिंट x2 हमने इस तरह करवा लिया। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सिंपल बता रही हूँ, नॉर्मली इस तरह से सिंपल इतनी प्रोग्रामिंग इसकी होती नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा, नीचे जाके देखते हैं हम टर्मिनल में क्या आ गया है। ये देखिए लास्ट जो इसमें आया है, इसमें इसने 40 दिखा दिया। अब इसने ये 40 किस तरह आया है यहाँ पे कि हमने पहले जो थर्ड एलिमेंट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया, 30 को हमने 40 से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद इसे प्रिंट करवाया तो उसने हमें 40 दिखाया, वरना अगर ये इससे रिप्लेस ना हुआ तो यहाँ पर ये 30 ही प्रिंट होता, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और भी आप इसको और भी तरीक़ों से आप खेल सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिर्फ चैट जीपीटी पे जाके आपने लिखना है इस चीज़ को कि आपको जो है इसके बारे में क्विकली बताए, तो आपको ये चैट जीपीटी जो है लिस्ट के बारे में खोल के दे देगा। जैसे यहाँ पर इसने जो है हमें आसान फ्रूट्स वगैरह के एग्जाम्पल से बताया कि फ्रूट की लिस्ट है और फ्रूट की लिस्ट में उसने यही किया है कि उसने इसको मॉडिफाई करके लिस्ट में से आइटम्स ऐड और डिलीट करके उसने दिखाया है। यहाँ पर जैसे फ्रूट 1 पोजीशन पे उसने ग्रेप रख दिया, जैसे इनिशियली इसमें ये क्या था, यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पे था बनाना और फिर उसने उसको फ्रूट 1 इज इक्वल टू ग्रेप किया, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया और अब वो एलिमेंट जो है उसमें ग्रेप से वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब उसने लिस्ट को, अब यहाँ पर देखें किस तरह से क्विकली, ये देखें यहाँ पे फ्रूट्स डॉट अपेंड, अब इसमें अपेंड का से मुराद होती है कि उसको इंसर्ट करना किसी भी वैल्यू को, इसमें किसी भी आइटम को या वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो हम अपेंड कमांड के थ्रू करते हैं, डॉट अपेंड फ्रूट्स डॉट रिमूव, ठीक है। मोर फ्रूट्स वेरिएबल नेम रखा है दरअसल कि इसमें हम मज़ीद और फ्रूट्स को ऐड कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या किया कि इसमें 2 फ्रूट हमने एक साथ, यानी उसकी भी हमने लिस्ट बना दी, कीवी एंड पाइनएप्पल, कि वो इनिशियली जो भी 3 एलिमेंट्स की वो लिस्ट थी उसके अंदर ये मज़ीद 2 एलिमेंट्स और ऐड हो गए हैं। तो अब ऑल फ्रूट्स इज इक्वल टू फ्रूट प्लस मोर फ्रूट, तो ये इस तरह उसमें कॉन्कैटिनेशन हो गई, यानी कि ये इस लिस्ट में ये ऐड नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो प्लस साइन होता है ना, ये 2 और मोर आइटम्स जो भी हों, एक से ज़्यादा जो आइटम्स होते हैं उसको कंबाइन करके और फिर प्रिंट करवाता है या शो करवाता है, तो उस चीज़ को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ये कॉन्कैटिनेशन साइन होता है प्लस का, प्लस साइन हम यूज़ करते हैं और 2 मुख्तलिफ लिस्ट या फिर 2 मुख्तलिफ लिस्ट को हम कंबाइन करके अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम ये प्लस साइन लगाकर हम वो दोनों लिस्ट अगर हम उसके नाम लिख दें तो वो इस तरह कंबाइन करके प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए हम ये कॉन्कैटिनेशन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस।
हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि ब्रीफली बताएं। जैसे हमने लिख दिया एक्सप्लेन briefly about conditions in Python. और उसने अब काफ़ी हमें डिटेल में बताना शुरू कर दिया है। इसमें है इफ़ कंडीशंस हैं, ठीक है, कंडीशंस इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी कंडीशंस कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हम उसको कमांड दे सकते हैं कि क्या करें उस सूरत में, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो उस सूरत में क्या करना है, हम उसको वो भी कमांड्स दे सकते हैं। तो ये कंडीशंस कहलाती हैं दरअसल कि कंडीशंस आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस इन योर कोड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस बीइंग ट्रू और फॉल्स। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि फॉल्स होगी तो कुछ और आपको काम करना होगा, ट्रू होगी तो कुछ और करना होगा। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ ये एग्जांपल दे रहा है कि यू कैन यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू क्रिएट कंडीशंस लाइक x ग्रेटर देन 5 और y इज इक्वल टू 10। अब इसमें इक्वल के लिए इसमें डबल इक्वल साइन यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ये रूल होते हैं कि आपने डबल इक्वल टू साइन इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स होल्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इसके अंदर दोनों में न्यूमेरिक वैल्यूज है, x और y दो वेरिएबल्स हैं और इसमें कंडीशन लगा दी है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर x जो भी हम इनपुट देंगे वो x में जाके स्टोर तो होगा, लेकिन हम जो भी इनपुट देंगे ये कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर 5 से ग्रेटर है x और y जो हमने इनपुट दिया है अगर वो 10 के इक्वल है तो फिर ये काम करे, ठीक है। अदरवाइज तो देन रिटर्न ट्रू और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, इस तरह से भी इसके कंडीशंस दी जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप ये चेक कीजिए क्विकली कि अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, अब जो भी कंडीशन देते हैं ना, अब उसमें पाइथन में लिखने का क्या तरीका है, इफ़ x ग्रेटर देन साइन y, उसके बाद कोलन। आप चाहे फॉर लूप यूज़ करें, चाहे आप ये इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करें, ठीक है। इफ़ देन एल्स याद हो अगर किसी को कि हमने पहले भी ये चीज़ें हम करते रहे, हमने बेसिक स्कूल में भी तो काफ़ी अरसे से, अब तो काफ़ी सालों से ये स्कूल्स में भी छोटी क्लासेस में भी ये कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें बहुत पहले से ही पढ़ी हुई होंगी। तो वही सिंपल चीज़ें इसमें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें जैसे इफ़ एल्स, इफ़, अब इसमें दो कंडीशंस लिखी हैं, तो इफ़ उसके बाद एलिफ एंड देन एल्स, ठीक है। अब आपने दो कंडीशन लगानी है तो उसका मेथड ये है कि इफ़ के बाद आपने एल इफ़ यूज़ करना है इसमें, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर x जो है वो y से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे क्या कि x इज ग्रेटर देन y। एल इफ x लेस देन y, यानी कि हमने दूसरी सूरत भी इसको बता दी है कि अगर x y से छोटा है तो फिर क्या प्रिंट करे, x इज लेस देन y, ठीक है। वरना एल्स, अच्छा अब कोलन आपने हमेशा लगाना है वरना ये एरर देगा, ठीक है। इसका मेथड यही है कि ये कोलन जरूर लगना है लाजमी, एंड एल्स कोलन प्रिंट x इज इक्वल टू y। जाहिर सी बात है अगर ये ऊपर की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, यानी कि अगर ना तो x ग्रेटर है y से ना ही लेसर है, तो फिर यकीनन इक्वल होगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया है। तो अब ये एक सिंपल चीज़ आपके मिसाल आपके सामने आ गई है इफ एल्स की। हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ से आपने कोड को कॉपी किया और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। क्विकली हम इसको देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने ये लगाया है इसका कोड और इसको रन किया आपने, और आपके सामने क्या प्रिंट हो गया। यहाँ पर चूँकि x और y हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनपुट वैल्यूज़ यहाँ पर हार्ड कोड की हुई हैं। जो वैल्यूज़ पहले से गिवन होती हैं, जैसे हम प्रोग्राम में हम पहले से वैल्यूज़ दे देते हैं जो प्रोग्रामिंग लिखते वक्त, तो उसे कहते हैं हार्ड कोड करना, ठीक है।
ये इसका अगर कोई कहता है कि इसमें हार्ड कोड है वैल्यूज, इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से डिफाइन कर दी है हर वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। हर वेरिएबल की वैल्यू डिफाइंड होगी तो वो हार्ड कोडेड कहलाती है। यहाँ पे हमने हार्ड कोड की थी कि पहले ही दे दिया x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। तो अब क्या इसमें आ गया कि उसने हमें क्या बताया, x इज ग्रेटर देन y, ये उसने यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। ये ठीक हो गया, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और अब बारी आती है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इसके अहम टॉपिक की, और वो है लूप्स, ठीक है। अब पाइथन में लूप्स किस तरह से वर्क करते हैं, अब हम लिखते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट लूप्स। ये मैं इसमें इसलिए सर्च कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसमें इससे भी आइडिया हो सके कि आप कितनी सारी चीज़ें और टॉपिक्स वगैरह इसमें इस तरीके से सर्च करके इससे किस तरह से और फ़ायदा उठा सकते हैं, कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए और अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए नहीं है। जैसे पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ एक मरतबा। तो इसमें देखें इतने ब्रीफली इसने 2 मिनट के अंदर आपको ये किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझा देता है। इसीलिए मैं खुद भी ये चैट जीपीटी में ही आपको ये करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आगे भी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग से जो एक मैंने इसमें यूआई बनाया है इसका, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा मैं देख के ना, तो इसलिए आपने इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, अब ये देखें इसमें कह रहे हैं कि इन पाइथन लूप्स आर यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। कंडीशन हमने पहले पढ़ी है, इफ देन एल्स कंडीशन, ठीक है। तो वो वाली इस तरह की जो भी सर्टेन कोई भी कंडीशन हो, जब तक कि वो पूरी ना हो जाए तो वो तब तक क्या करता है, रिपीटेटिवली, यानी कि दोबारा से उसके अंदर जो भी कोड लिखा है उसको वो बार बार उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसको रन करेगा, ठीक है। यानी एक चीज़ जो बार बार रिपीट होती है, जैसे कि सिंपल हम पहले जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो हम जैसे करते थे ना 10 टाइम्स नेम प्रिंट करना, तो ये उस तरह की ये चीज़ है कि उसी तरह की एक मिसाल है ये, कि अगर आपने 10 बार वो नाम उसने आपको किस तरह से प्रिंट कर दिया, आपने उसमें लूप चलाई है ना, यानी कि उसको आपने बार बार वो कोड रन हुआ है, इस वजह से ये इस तरह से प्रिंट हुआ। तो ये चीज़ लूप कहलाती है, ठीक है, कि लूप में आप घूम रहे हैं, दायरे में घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर एंड वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप में क्या है कि फॉर लूप्स आर यूज्ड टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट, ठीक है। टपल का मैंने जिक्र किया था कि उसको स्मॉल ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, और उसमें वो भी एक लिस्ट की है, एक फॉर्म है, ठीक है, और उसी तरह से वो काम करता है। और स्ट्रिंग और रेंज ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब ये फॉर लूप्स जो है लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज़ के लिए, या फिर कोई रेंज दी हुई है अगर नंबरों की, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है, यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक नंबर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर लूप उसी तरह ये फॉर लूप, लेकिन जैसे पहले इस तरह होता था फॉर ए, जैसे आपने वेरिएबल रख दिया कोई भी, लेट्स से ए रख दिया आपने, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 10, फॉर ए इज इक्वल टू 1 to 10 इस तरह चलता था, और फिर उसमें 10 टाइम्स नेम प्रिंट ए कॉमा और आपका नाम, इस तरह से प्रिंट हो जाता था। तो अब इसमें क्या है कि अब इसमें उन्होंने क्या किया, फॉर, अब जो पाइथन में कोड लिखने का तरीका उन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया है। जस्ट आपने इसमें क्या लिखना है, फॉर नम इन नंबर्स, उसके बाद कोलन मैंने आपको बताया था कि इसमें इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशंस में भी कोलन यूज़ होता है, यानी कि उसके बाद ये इंडेंट कर देता है, यानी कि अगला कोड जो है वो थोड़ा सा आगे खुद ब खुद ही वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। आप कोलन लिख के एंटर करेंगे, ये कोड थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब यू आर इनसाइड अ लूप नाउ, और वट एवर यू रिटन, यानी कि वट एवर यू हैव रिटन इन दैट इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। या इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है वो एज इट इज़ उस तरह से रन होगा, और तभी ये फिर लूप से बाहर आएगा, वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगी। अब जैसे अब इसमें लिखा है फॉर नम इन नंबर्स, नम इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, और नंबर्स नम इसका वेरिएबल, किसका वेरिएबल रखा है, जो कि लिस्ट है एक नंबर्स, ठीक है।
मल्टीपल आइटम्स हैं इसलिए हम इसको लिस्ट कह रहे हैं, ये भी वेरिएबल ही, ठीक है। अब हमने इसको जो फॉर लूप चलेगी उसका हमने किस वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, हम उसे NUM नम से, ठीक है। प्रिंट नम, अब यहाँ पर हमने जो फॉर लूप चलाई है नम के नाम से, उसको हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। प्रिंट करवाया, आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। जस्ट ये सिंपल एक फॉर लूप की एग्जाम्पल आपके सामने। अब वाइल लूप, वाइल लूप में, अच्छा अब फॉर लूप और वाइल लूप। वाइल लूप देखें, इसमें ये है कि वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और काउंट हमने उसको ये भी बता दिया कि काउंट आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर हम ये अगर हम दे रहे हैं तो फिर ये जो नंबर हम इसमें देंगे ये उस नंबर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ दिया काउंट 1, वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जब तक 5 से, यानी कि काउंट जो वेरिएबल है ये जब तक 5 से छोटा या 5 के बराबर नहीं हो जाता, ये तब तक क्या करे, इस काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवाता रहे, ठीक है। अब इसमें समझ आई आपके बात। अब इसमें नेक्स्ट ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे, तो आपने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, इसमें एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। काउंट प्लस और इक्वल टू, इसका मतलब है इसी वेरिएबल के अंदर जो उसके आगे जो नंबर लिखा जाएगा ना, इसी वेरिएबल के अंदर ऐड होगा। तो उसके लिए लिखने का तरीका क्या होता है, काउंट और फिर प्लस और इक्वल टू का साइन, आपने ये एक साथ आपने यहाँ पर लिखना होता है, और फिर 1। तो इसमें ये 1 का इजाफा करता जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 का इजाफा होता जाएगा, 2 नंबर का इसमें इजाफा होता जाएगा, और ये फिर ऊपर जाएगा। और फिर ये आके देखेगा वाइल, ये काउंट, ये 2 लाइन का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाइल पर जाएगा दोबारा से, वाइल काउंट लेसर है अभी भी, फिर वापस नीचे आएगा, प्रिंट करवा देगा, फिर एक नंबर और ऐड कराएगा, और फिर ये वापस ऊपर जाएगा वाइल पे, अभी भी 5 से लेसर है, ये जब तक 5 से छोटा रहेगा ये वाइल पर जाता रहेगा। जब क्या होगा, अब यहाँ पे 1 ऐड होते होते फर्ज करें ये 6 हो गया है, ठीक है। अब ये 6 वाइल पर गया, काउंट लेस देन इक्वल टू 5, नो, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा और फिर ये आउटपुट जो है प्रिंट करवा देगा। कहाँ तक प्रिंट करवाएगा, 5 तक, क्योंकि नंबर 6 जब ये 5 नीचे आया और उसमें 1 ऐड होकर 6 ऊपर गया तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। यानी कि काउंट वेरिएबल 6 हो गया, 5 से ग्रेटर हो गया, वहीं लूप ब्रेक हुआ, वाइल लूप से ये बाहर आ गया और ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। और उसने 5 से इक्वल तक जब था तो उस वक्त तक के सारे नंबर्स इसने प्रिंट करवा दिए। तो ये कहानी होती है वाइल लूप में, ठीक है। फॉर में क्या होता है कि फॉर में ये होता है कि जो भी नंबर हैं, कोई भी लिस्ट दी हुई है, सिंपल चीज़ें हैं कि उसको आप रिपीटेटिवली वो नंबर ला के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। एक एक आइटम इस तरह से आके प्रिंट होता रहता है। यहाँ पर वाइल में एक तरह से ये कंडीशन होती है कि कंडीशन जब तक ये फुलफिल हो रही है, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये चलता रहता है, अदरवाइज ये बाहर आ जाता है। अब इसको आप करके भी देख सकते हैं, जैसे आप क्विकली करते हैं, हम इसको कॉपी किया यहाँ से कोड, इसको चलते हैं यहाँ पे और यहाँ इसको प्रिंट कर देते हैं। ये आपने यहाँ इसको हम करवा के देखते हैं रन। ठीक है, यहाँ पर जब तक ये काउंट जो है कंडीशन जब तक फुलफिल होती रही ये चलता रहा और इसने 5 तक हमें 5 नंबर प्रिंट करवा के दे दिए। ठीक है, तो क्या भी इन चीज़ों को सिंपल रखते हैं। तो आपने सिंपल, अगर आपने 0 से स्टार्ट करना है, आप काउंट इज इक्वल टू 0 रख दें, 1 से स्टार्ट करना है तो काउंट इज इक्वल टू 1, यानी कि वेरिएबल आपको यहाँ पर सिंपल वे में आप इसको इसी तरह डिफाइन कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस और मॉड्यूल्स को भी हम जल्दी से देख के फिर क्विकली हम इसमें बिटकॉइन की इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे कि उसकी एपीआई को हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आपको आगे चल के इससे फ़ायदा बहुत पहुंचने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि हमें एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट
फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शंस बहुत सिंपल हैं और फंक्शंस बहुत काम आते हैं कि सिंपल जो प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि पाइथन में जो पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शंस होते हैं उसमें ये करता है कि अगर हम सिर्फ हमें ये करना होता है कि कॉल कराना है उस फंक्शन को। अब उसको कॉल कराने का तरीका आप देखिएगा कि जो भी प्री डिफाइन जो पहले से, और हम अपने खुद के भी फंक्शंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम खुद भी इसमें फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उसे भी कॉल करा सकते हैं। यानी कि आपने अगर एक फंक्शन बना के छोड़ दिया है किसी भी चीज़ का, उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर एक तो आपने सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर का फंक्शन पाइथन में डिफाइन हुआ है, ठीक है, कि स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर कर देगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये फंक्शन स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि जब तक ये कॉल नहीं होगा ना, यानी इस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है ये, अब इसमें ये देखिए कि फंक्शन को आपने कॉल जब तक नहीं करवाएंगे ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको फंक्शन सिर्फ क्रिएट कर देना काफ़ी नहीं है, उसे कॉल भी करवाना होता है। तो उसका आप ये मेथड देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने रिटर्न जो इसकी कमांड होती है, रिटर्न कमांड से आप इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पाइथन वैसे कह भी क्या रहा है कि अ फंक्शन इज अ reusable block of code that performs a specific task or a set of instructions, ठीक है। तो ये जो है इसकी सिंपल इसकी डेफिनेशन बनती है। मैं आपको पहले ही आसान अल्फाज में मैंने पहले ही इसलिए आपको बताया कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। और फंक्शंस को हम DEF कीवर्ड होता है इसका, उससे हम इसको कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इससे इसको ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यानी कि DEF स्क्वायर x, यानी कि x कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, उसका अगर आप स्क्वायर आप लेना चाह रहे हैं तो आपने क्या किया, जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और आपने उसको किस तरह से उसको ये भी बता दिया आपने इस स्क्वायर फंक्शन के अंदर कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम किस तरीके से लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में, एक्स की वैल्यू यानी एक्स की पावर, सॉरी वैल्यू नहीं, एक्स की पावर अगर आपने 2 रखनी हो, 3 रखनी हो, जो भी रखनी हो, तो उसका तरीका क्या है कि आपने डबल स्टैरिक लगा देना है, ठीक है। एक्स 2 बार स्टैरिक, ठीक है। आपको स्टैरिक साइन इसमें मिल जाएगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टैरिक साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पर कहीं पे कैरेट फॉरवर्ड का एक साइन होता है, वो पावर के लिए इसमें यूज़ होता है बाज़ कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे सी लैंग्वेज वगैरह में भी। और यहाँ पर जो है हम 2 स्टैरिक से हम इसको डिनोट करते हैं और फिर 2 लिख दिया। तो अब ये एक सिंपल किसी भी वैल्यू का जो भी वैल्यू इसमें स्टोर होगी उसका स्क्वायर जो है जनरेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने उसको रिटर्न कराया, रिटर्न रिज़ल्ट। जब तक हम ये रिटर्न रिज़ल्ट नहीं लिखेंगे ये इसको फंक्शन को कॉल नहीं होगा फंक्शन। उसके बाद हमें उसको प्रिंट करवाना ज़रूरी है। फंक्शन कॉल करना किया आपने, यहाँ पे रिटर्न करवाया यहाँ से फंक्शन, और उसके बाद आपने क्या किया कि इसको प्रिंट करवा दिया। जब तक आप प्रिंट नहीं कराएंगे तो आपको कैसे नज़र आएगा, इसलिए इस फंक्शन को कॉल होने के बाद इसे प्रिंट होना लाजमी है, वरना यह फंक्शन कॉल हो गया तो ये इसमें एग्जीक्यूशन हो जाएगी, ठीक है, वो बैकग्राउंड में इसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाएगी, आप नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रिंट कराना ज़रूरी है। इसलिए आपने अब सिंपल क्या किया, पहले आपने इसको यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। फंक्शन में यही होता है सिंपल कि आप, अच्छा बहुत सारे जो प्री डिफाइन होते हैं ना, तो उसमें हमें ये सब कुछ हमें नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। प्री डिफाइन यानी कि पहले से डिफाइन किए हुए जो कि इसकी लाइब्रेरीज में स्टोर है पाइथन की लाइब्रेरीज में, तो वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो हम आगे चल के भी सीखते रहेंगे। और आपको खुद भी इसमें आप देख सकते हैं, आप इसमें लिस्ट ऑफ फंक्शंस आप यहाँ ChatGPT से भी पूछ सकते हैं कि कितने लिस्ट ऑफ शो द लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह भी आप पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने पहले ये वर्किंग कर दी, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया कि हमें एक स्क्वायर जो एक फंक्शन है स्क्वायर और इसके ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाने का मतलब ये फंक्शन बताता है कि हम समझ जाते हैं कि ये कोई फंक्शन है। वो कोई भी वेरिएबल और उसके साथ इस तरह से ब्रैकेट लगे होते हैं, वो फंक्शंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्स को 2 टाइम्स आपने 2 टाइम्स आपने इसमें जो है आपने इसको ऐड कर देना है, तो ये इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 को 2 टाइम्स कर देना है।
मतलब अगर अब x की वैल्यू अगर आपने 2 दी है तो वो 2 को 2 टाइम्स कर देगा, ठीक है। खैर ये तो सिंपल सी चीज़ है। सिंपल चीज़ों में बाद वक़्त मैं फंस जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वो समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो अब ये है कि आपने यहाँ पे अब इसको क्या करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं और फिर उसे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ देखिए नंबर इज़ इक्वल टू 5। अब आपने यहाँ पर क्या वैल्यू दे दी है, नंबर इसमें 5 दी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये स्क्वायर वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाए, ठीक है। और वो स्टोर किस में होगा, रिजल्ट के अंदर, ठीक है। रिजल्ट और स्क्वायर उसके बाद हमने नंबर की जगह इतना लंबा नंबर लिखने के बजाय हम यहाँ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x अगर हम लिख देंगे तो x इज इक्वल टू 5 रिजल्ट स्क्वायर x प्रिंट रिजल्ट। तो अब जो भी नंबर इसने ये नंबर यहाँ से लेगा, स्क्वायर फंक्शन के अंदर आया, यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया। अब स्क्वायर में इसको पता है यहाँ ऊपर के इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसकी पावर जो है वो 2 है, इसको 2 टाइम्स उसको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ और 25 इसने आउटपुट में हमें दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि हमने इसे प्रिंट करवा लिया था इसलिए हमें भी नज़र आ रहा है कि फंक्शन सिर्फ कॉल नहीं हुआ है बल्कि ये हमें नज़र भी आ रहा है। फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट करते वक्त ये रिटर्न स्टेटमेंट ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखें ये आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वी यूज़ द रिटर्न स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट द फंक्शन शुड रिटर्न व्हेन कॉल्ड, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन की जो भी वैल्यू है उसको ये स्पेसिफाई इसको करने के लिए इस फंक्शन को रिटर्न कराना लाजमी है। जब इसे कॉल कराया जाए तो ये इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके और फिर से रिटर्न करे, ठीक है, ताकि हम उसे फिर प्रिंट करवा सकें। तो इस तरह से ये सिंपल, मैंने बहुत सारे और भी हज़ारों फंक्शंस हैं लेकिन हम इसको एक तरह से हमने एक सिंपल इसका आपको एग्जांपल दे दिया है। चाहे तो हम इसको भी क्विकली इस कोड को हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट करा के हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने किया। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसको खुद ही डिफ़ाइन में करना भूल गई थी, वहाँ पे उसको मैंने सिर्फ आगे वाला कोड मैंने इसका कॉपी किया था। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर हमने स्क्वायर फंक्शन इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन डिफ़ाइन हुआ और उसके बाद यहाँ पे हमने एंड में इसमें वैल्यू स्टोर की हमने 5 और उसके बाद फिर स्क्वायर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया और प्रिंट करवा दिया। अब देखते हैं ये अब फंक्शन ये डिफ़ाइन हो चुका है और ये देखते हैं हमें आउटपुट में इसने दे दिया हमें 25, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट आ गया इसका 25, ठीक है। तो ये एक सिंपल इसकी एग्जांपल थी। और अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉड्यूल। तो अब हम मॉड्यूल भी क्विकली हम पूछ लेते हैं ताकि आपको इसका भी एक ओवरव्यू मिल जाए। तो आपके पाइथन का जो है ना एक क्रैश कोर्स, जो कि मेरी कोशिश है कि हो जाए सबका, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें इसमें जो है 1 घंटे के अंदर तकरीबन आपको ये सीखने को मिल गई हैं माशाल्लाह से। तो अब ये देखते हैं कि अब क्विकली हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट मॉड्यूल्स इन पाइथन, ठीक है। मॉड्यूल्स भी सिमिलर फंक्शंस की तरह कॉल करवाना है कि उसमें जो है हम कुछ मेथड्स दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मेथड्स या फॉर्मूलाज इसके अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ज़्यादातर, या फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। हर तरह के मेथड को क्रिएट किया एक मॉड्यूल और फिर सिंपल उसको जो है अपने प्रोग्राम में कॉल करवा लिया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अ मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड दैट डिफाइंस फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स। क्लासेस आप एक तरह की उसको एक कोई भी कैटेगरी समझ लें, जैसे कि अगर कार की क्लास है, ठीक है। ये जनरल एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कार की क्लास है
तो उसमें अब उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। अब एक क्लास है, उसका नाम है कार, उसमें होगा ब्रेक, एक्सेलरेटर, डी एक्सेलरेटर, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है। अब ये सारे क्या हैं, इसके फंक्शंस हैं कार के। तो ये चीज़ क्या कहलाती है कि एक कार एक क्लास हो गई, एक कैटेगरी हो गई, और फिर ये इसके फंक्शंस सारे जो भी अभी बताया कि ब्रेक है और स्टार्ट स्टॉप, तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। तो इस सिमिलरली ये इसी तरह काम करता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर इन्होंने बनाई है मैथ की, ठीक है, एक मैथ की क्लास है, और मैथ की क्लास में क्या होगा, इसके अंदर इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, इसके अंदर जो डिफाइन हुए हुए होंगे, ठीक है ना, फंक्शन। जैसे अभी हमने स्क्वायर का फंक्शन अभी हमने डिफाइन किया फंक्शन सीखते हुए, तो अब इसमें क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह इसके सारे मेथड्स अगर हम इसके अंदर डिफाइन कर दें, डिफाइन करने के बाद हमारा अपना जो कोड होगा ना, अब जैसे तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इसको इंपोर्ट करवाएंगे, और इंपोर्ट सिर्फ हम लिखेंगे इंपोर्ट कमांड से, हम इंपोर्ट मैथ, अब हमने मैथ की क्लास बना ली थी, अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, तो ये बहुत आसानी से फिर उसके जो भी उसके अंदर फंक्शंस डिफाइन होंगे हम उसको आराम से जो है अपने यूज़ में ले सकते हैं। अब वो किस तरह करेंगे, अब आप देखिए। मॉड्यूल में हमने क्या करना है, सिंपल जो हमने पहले ये समझा है स्क्वायर फंक्शन जैसे फंक्शंस को समझा है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल आपने यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, फाइल, न्यू फाइल में गए और पाइथन फाइल, ठीक है। न्यू पाइथन फाइल आपने क्रिएट किया, इसको अब आप रीनेम कर दें, आप इसको रीनेम कर दें माई मॉड्यूल के नाम से, या मॉड्यूल 1 लिख दें, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ से रीनेम कर लें। अच्छा, आपने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब इसमें जो सिंपल पहले जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रिंट का फंक्शन है ना, चलिए इसमें प्रिंट फंक्शन भी रखते हैं कि वो ऑलरेडी उसमें फिर प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें इसने ये जो भी स्क्वायर का फंक्शन था कि सिंपल स्क्वायर फंक्शन को, और इसमें ये क्या था, अब हम ये नंबर इज इक्वल टू 5 हम ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हमने सेव किया, यहाँ से अब हम इसको सेव कर देते हैं। जो भी हमने फंक्शन इसमें डिफाइन किया, या तो उसका नाम रख देते हैं हम मॉड्यूल 1, ताकि फिर उसको कॉल करवाएं तो हमारे लिए आसान रहेगा। एक आसान वेरिएबल है इसका, मॉड्यूल 1 के नाम से हमने इसको सेव कर लिया यहाँ वर्क स्पेस में, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कॉल करवाते हैं। अच्छा, मॉड्यूल 1 से इसको सेव करने के बाद आप एक और न्यू फाइल हम खोलते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सिंपल हमने न्यू फाइल खोल ली कि उसको हम दूसरी किसी फाइल को हम रीराइट करें, और इसमें हमने क्या किया, न्यू फाइल में हमने लिखा है इंपोर्ट, उसको इंपोर्ट करवाने के लिए जो हमने मॉड्यूल 1 डेवलप किया है, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, ठीक है, एस MD, इसको डिफाइन कर दिया हमने। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना, उसमें आर्गुमेंट्स भी आ जाते हैं। अभी आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स हम कुछ नहीं दे रहे, हम बाद में देखेंगे। एस MD हमने ये रख दिया, ठीक है। अब सिंपल हमने क्या करना है, अब हम MD और डॉट करके अगर हम देखते हैं तो इसका हमें मेथड नज़र आएगा। ये मॉड्यूल में ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है स्क्वायर फंक्शन। इसके बाद हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और पाइथन फाइल में हम उसको हम सेव करेंगे app.py, ठीक है। उसको भी हम app.py से अगर हम सेव कर लेते हैं, या फिर आप कोई फिलहाल उसमें नाम दे सकते हैं, और हमने इसको कॉल करवाना है। अब आपने क्या किया, इसको डिफाइन मॉड्यूल 1 एज MD, ठीक है, और
उम्मीद है कि आपको पाइथन के बेसिक फंक्शन समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि बिटकॉइन के प्राइसेस की जो है 7 डेज़ की प्रेडिक्शन के वो किस तरह से उसमें प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगी, और इसको हम चैट जीपीटी के थ्रू हम किस तरह से इसके एनालिसिस करवाएंगे। पहले प्राइसेस को गेट करना और फिर उसके एनालिसिस करना विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब ये देखिए एक इंटरफेस भी ये इसका बाकायदा से डेवलप होगा कि बिटकॉइन प्रेडिक्शन विद चैट जीपीटी, ये इसका मैंने हेडर भी इसमें लगाया है, फिर 7 डेज़ के एनालिसिस की सब हेडिंग, ताकि हमें पता रहे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। और फिर ये एक बटन भी है एनालाइज का, ठीक है। ये सारी कोडिंग जो है ये पाइथन में हुई है, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। आपको ये सारी मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी कोडिंग बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा, और बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी ये इसमें जैसे कि एनालिसिस किया है, आप इसका एक मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ ये कि आपको एंड रिज़ल्ट जो है ना ये मिलने वाला है कि पहले 7 डेज़ एनालिसिस और फिर उसके बाद उसके ऊपर एडवाइसेस, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो, और फिर एडवाइस। ये देखिए अभी मैंने एनालाइज के ऊपर इसमें क्लिक किया, इसने पहले बिटकॉइन प्राइसेस को गेट किया और अब ये इन बिटकॉइन प्राइसेस को गेट करने के बाद अब इसके ये एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें जैसे ये स्पिनर भी, इसीलिए स्पिनर जो है इसका कोड लगाया, इसका फंक्शन हमने यूज़ किया ताकि हमें जब तक प्रोसेसिंग हो हमें ये पता रहे कि ये प्रोसेस कर रहा है, तो फिर उसमें कोई इशू, ऐसी एक इशू नहीं आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये देखिए ये आपके सामने रिज़ल्ट आ गया है, 7 डेज़ की एनालिसिस बता रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको देख के भी अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से प्राइसेस फ्लक्चुएट करें। अब चूँकि ये चैट जीपीटी 3 जो है उसके साथ इसको कनेक्ट करके बनाया, तो वो जो है सितंबर 2021 तक जो है वो तक की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद से वो अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए ये आपको अभी जो है ये ओल्ड प्रेडिक्शंस ज़ाहिर है कि दिखा रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी 4 के साथ काम करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, तो आपको लेटेस्ट प्रेडिक्शंस भी बताएगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं 7 डेज़ की जैसे प्रेडिक्शन के बाद ये प्राइस ओवरव्यू आप देख सकते हैं इसमें। फिर मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के बाद आपको नज़र आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI है, कि जिसमें आपको मोमेंटम इसका जो है वो पता चलता है प्राइसेस का। और अब ये देखिए इसमें आपको इसकी एवरेज प्राइस, और आगे जो है फिर ये MACD आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको विच इज़ अनदर मोमेंटम इंडिकेटर। और फिर आखिर में आपको इसकी जो भी एडवाइस और सजेशंस वगैरह हैं और कंक्लूजन है। तो ये सारी इसने आपको डिटेल जो है वो 7 डेज़ प्राइस प्रेडिक्शन के साथ साथ उसने आपको इसमें एडवाइस और जो भी सजेस्ट करना है कि आपको इसको आपको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, तो उस हवाले से आपको काफ़ी इसमें एडवाइस भी दे रहा है। तो ये इस तरह से काफ़ी चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन गया। अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। अब आप इसमें कोडिंग के लिए आप देखिए कि सबसे पहले हमने इसमें जो क्लास हमने यूज़ किया है OpenAI की, क्योंकि हमने चैट जीपीटी के साथ इसको इंटेग्रेट करना है, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है चीज़ है कि हम OpenAI को इसके साथ को हम इसमें कॉल कर लें, उसके फंक्शंस को हम यूज़ करें। तो इसके लिए ये स्ट्रीमलेट ये खुला हुआ था, इसका पहले से जो खुला हुआ है टर्मिनल वो हमने इसका बंद कर दिया है पुराना वाला, ताकि हम इसको नए सिरे से हम दोबारा से इसके ऊपर वर्किंग कर सकें। आपने लिखा है ये पिप इंस्टॉल OpenAI, एंटर किया आपने। और ये देखें ये चूँकि हमारे पास पहले से इंस्टॉल था, तो इसलिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये बता रहे हैं हमें कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये इस चीज़ का मैसेज आ गया है और आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो कोई ऐसी इसमें इशू की बात नहीं है। अब ये देखिए इसमें आपने API की जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि API की आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। ये दरअसल मैंने वहाँ से टर्मिनल बंद किया तो ये इसलिए एरर दे रहा है, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। आप जाएंगे OpenAI की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। अभी आप देखिए सिंपल आपने इसमें openai.com लगाना है और आपने अपने इसमें या तो अकाउंट आप साइन अप कर लें, नहीं तो फिर आप इसको गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपने जाना है पहले API रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन के मेन्यू में लॉगिन होगा तो आपका अकाउंट इसमें शो हो रहा होगा, नहीं तो आप लॉगिन कर लें। अब ये देखिए मेरा लॉगिन हुआ है प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल पे गए, यहाँ से आप API की
प्रोफाइल ओपन की आपने। इसके बाद व्यू API कीज़, यहाँ पर आपने की जनरेट करनी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जनरेट की, और यहाँ से आपने क्रिएट कर दिया इसको। कॉपी करेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बगैर जो है वो GPT इसके साथ किसी भी API के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसलिए ये API की इसमें यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना यहाँ पर ज़रूरी है। OpenAI के बाद फिर JSON, रिक्वेस्ट, स्ट्रीमलेट, इस बारे में हम बात करेंगे। की जो है हम इसमें क्रिएट कर चुके हैं और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। इसके बाद अब हमने इसमें एक फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन करना है, बेसिक जनरेशन फंक्शन। और इसमें जो है फिर हम इस वजह से हम ये कर रहे हैं ताकि जो यूज़र प्रॉम्प्ट है चैट GPT का, वो जो भी प्रॉम्प्ट है वो इस फंक्शन में इसमें कॉल होगा। जब ही तो फिर ये उसके हिसाब से फिर एनालिसिस करेगा। हम फिर जो भी प्रॉम्प्ट देंगे चैट GPT के लिए वो फिर इसमें कॉल होगा इस फंक्शन में, और फिर ये हमें उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हमें ये रिज़ल्ट देगा। उसके बाद हमने ये इसमें कंप्लीशन में openai.chat_completion.create, इसमें हमने जो इसका क्रिएट कर रहे हैं मेथड, उसमें देखें हमने मॉडल और मैसेजेस। मॉडल हमने बता दिया कि कौन सा वाला इसमें यूज़ होगा, ठीक है, चैट GPT, ये GPT 3.5 टर्बो, ये मॉडल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और मैसेजेस में हमने ये देखें डिक्शनरी जो हम पहले पढ़ कर आए हैं वो चीज़ इसमें देखिए मेंशन हो रही है कि रोल है इसमें यूज़र, यानी की वैल्यू पेयर्स हमने 2 बना दिए हैं कि रोल इसमें यूज़र है और कंटेंट यूज़र प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वर्क करेगा कि इस की वैल्यू पेयर के थ्रू तो वो यूज़र प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ से इस मेथड के ज़रिए से कॉल हो जाएगा। और इसके बाद जो है इसके बाद फंक्शन जब रिटर्न इसको हमने करवाया इसी वजह से ताकि ये फंक्शन फिर रिटर्न हो। अब ये नीचे आ जाते हैं और इसके प्रॉम्प्ट को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने प्रॉम्प्ट भी दिया है, और दूसरे ये कि ये जो st.title है ये वही है जो मैंने मेंशन किया था यहाँ पे। अच्छा ये ओपन हुआ है, इसको हम बंद कर देते, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर ये जो टाइटल जो बना हुआ है ना, ये बिटकॉइन प्रेडिक्शन विद चैट GPT, ये दरअसल ये उसी का कोड लिखा हुआ है। और फिर ये सब हेडर में मैंने लगाया 7 डेज एनालिसिस, और फिर ये बटन, तो ये इसके लिए जो है ये कोड दिया हुआ है। इसमें ये देख सकते हैं आप कि st.title दिया हुआ है, और उसके बाद फिर सब हेडर 7 डेज एनालिसिस, और उसके बाद फिर ये फंक्शन क्रिएट किया था गेट बिटकॉइन प्राइसेस, इसीलिए पहले मैसेज आता है कि गेटिंग बिटकॉइन प्राइसेस, और इसके बाद फिर उसको एनालाइज करता है। और जो इसमें देखिए एक URL दिया हुआ है और इस URL के ज़रिए कर रहा है। और ये प्रॉम्प्ट आप ये देख सकते हैं कि जो हमने पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ से अचानक ये प्राइस ओवरव्यू भी दे रहा है, फिर उसका RSI बता रहा है, MACD बता रहा है, तो वो किस तरह से उसके एनालिसिस कर रहा है और फिर एडवाइस भी दे रहा है आखिर में। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक डिटेल ओवरव्यू आ जाए, इसीलिए इसमें RSI भी इम्पॉर्टेंट है और MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और एंड में हम चाहते हैं कि ये हमें कोई एडवाइस भी दे कि मुझे ये ख़रीदना भी चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, उसके लिए सही टाइम क्या है, ठीक है। इसीलिए हमने ये st.spinner का इसमें ये कोड लगाया है ताकि ये पहले प्राइसेस को गेट करे और उसके बाद फिर इसके एनालिसिस करे। बिटकॉइन प्राइसेस के लिए हमने इसका एक वेरिएबल रखा, और जो भी फंक्शन इसमें क्रिएट किया था उस फंक्शन को जो कॉल कराएंगे उसमें हमने वेरिएबल उसका वही रखा है, बिटकॉइन प्राइसेस, ताकि ये जो भी हम इसमें प्रॉम्प्ट ये दे रहे हैं वो बिटकॉइन प्राइसेस, जैसे मैंने एंड में जो ये वेरिएबल है ये वही सेम वेरिएबल है जो ऊपर क्रिएट किया है, जो मैंने बताया आपको। तो बिटकॉइन प्राइसेस जो भी फंक्शन उसमें जो कॉल होगा ना, वो आखिर में इस प्रॉम्प्ट के एंड में जो बिटकॉइन प्राइसेस हम इसमें कॉल कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमने जो इसके एनालिसिस का वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें जो बेसिक जनरेशन फंक्शन था सेम, उसमें वो प्रॉम्प्ट हमने कॉल करवाई है ताकि इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही तो वो एनालिसिस होंगे। इसलिए जो एनालिसिस का वेरिएबल है उसके अंदर हमने इस फंक्शन को बेसिक जनरेशन को हमने कॉल करवाया ताकि चैट GPT जो हम प्रॉम्प्ट देंगे वो इसमें स्टोर होगा और फिर वो इस टेक्स्ट एरिया में वो प्रिंट हो जाएगा।
अब देखिए जो API है उसको हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ से और किस तरह इंस्टॉल किया। आपने सिंपल जैसे मैंने बताया था rapidapi.com उस वेबसाइट पे जाके आपने ये यहाँ पे आपने पहले अपनी आसानी के लिए, जैसे अगर क्रिप्टो के चाहिए तो आप क्रिप्टो लिख के इसमें सर्च करें, तो इसमें काफ़ी सारे क्रिप्टो से रिलेटेड जो है आपको APIs नज़र आएंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम जो ढूंढ रहे हैं ना स्पेसिफ़िकली हम इस वक्त हम कॉइन रैंकिंग देख रहे हैं कि जो कि काफ़ी मतलब इसको आसान है इसको यूज़ करना, इसको कनेक्ट करना कि यहाँ पे इसका कोड भी अवेलेबल है, तो उसी हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये इसमें आप अपने गूगल अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करें। और इसका बेसिक अकाउंट दरअसल फ्री है, तो उसमें आपको कुछ पे नहीं करना होता। जो इसका बेसिक अकाउंट होता है, बेसिक जो इसका पैकेज है, जैसे आप प्राइसिंग में आप इसके देखिए, प्राइसिंग में आप गए, ये देखिए प्रो और अल्ट्रा जिसमें आपको और फीचर्स भी मिलेंगे। और इसके बेसिक पैकेज में ये है कि जो ये इसके बेसिक एंड पॉइंट्स हैं वो तो एटलीस्ट आपको मिल रहे हैं। तो अब एंड पॉइंट्स में आप जाके देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। इसमें यह है कि इसका हर मतलब जैसे लैंग्वेज है, जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका कोड अवेलेबल है। मतलब JSON भी है, JSON पैकेज, और इसका जो भी C# में है, ASP.NET, या फिर जैसे जावा में उस तरह से जो भी स्क्रिप्ट है इसका अवेलेबल होता है। अब ये देखें, अब ये API है जो दरअसल हमें कनेक्ट करना है, तो इसका हमें कोड चाहिए। सबसे पहले तो आपने इसकी प्राइस हिस्ट्री पे आप जाएंगे, प्राइस हिस्ट्री पे गए, इसके बाद आपने इसको यहाँ से आपने इसको एनालाइज किया। प्राइस हिस्ट्री में जब आपने इसका चलाया तो ये देखिए यहाँ आपको रिज़ल्ट में जो है आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें आपको हिस्ट्री वगैरह भी मिल जाएगी। और इसमें जो आपने जो इसका ड्यूरेशन है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 7 डेज़, इसमें ये ऑप्शन होती है कि आप इसमें कितने ड्यूरेशन की आप इसमें प्रेडिक्शन चाह रहे हैं। 7 डेज़ प्रेडिक्शन चाह रहे हैं, 1 मंथ प्रेडिक्शन चाह रहे हैं, या फिर 24 आवर्स प्रेडिक्शन चाह रहे हैं। तो ये हिस्ट्री इस तरह से आपके सामने आ जाती है। आप इसमें हिस्ट्री जब ओपन करेंगे तो पिछले दिनों की हर एक दिन की आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने ये प्राइस आ रही है, ये प्राइस आपको यहाँ से पता चल गई। आप जिस दिन की भी आप देखना चाहें उसमें आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करें और आप इसमें इसकी हिस्ट्री में जाके फिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये 24 आवर्स लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको जैसे अभी हमें 7 डेज़ की चाहिए तो आप इसको यहाँ पे 7D लिख दीजिए, तो आप इसमें टाइप कर दें, एंटर कर दें जनाब। ये काम हमने कर लिया। अब ये है कि आपने यहाँ जो कोड स्निपेट्स है ना, इसमें आप आ जाएं। इसमें Node.js का भी आपको बुलाए, लेकिन यहाँ पर आप अभी हम पाइथन पे काम कर रहे हैं। आपने यहाँ से पाइथन सेलेक्ट करना है, पाइथन से आपने रिक्वेस्ट्स ये सेलेक्ट कर लिया आपने। अब ये कोड आपके सामने आ गया, ठीक है। इस कोड को यहाँ से आप कॉपी करते हैं और जहाँ हमने गेट बिटकॉइन प्राइसेस जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है ना, यहाँ से सिंपल आपने कॉपी कोड की ऑप्शन भी आ रही है, आपने वहाँ पे क्लिक किया और कोड क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। अब यहाँ वापस आते हैं और VS कोड में आपने जहाँ ये फंक्शन क्रिएट हुआ है गेट बिटकॉइन प्राइसेस, वहाँ उस जगह उस फंक्शन के अंदर आपने ये चीज़ कॉपी कर देनी है। ये कॉइन रैंकिंग के URL समेत जो है ये पूरा कोड आपके सामने ये कॉपी हो जाता है और आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता, बहुत आसान है। आपने ये देखा कि कितना आसानी से ये API का जो हमने सिर्फ कोड हमने यहाँ से कॉपी किया है और ये बहुत आराम से ये कॉपी हो जाएगा। इसके प्राइसेस यहाँ आ जाएंगे और फिर ChatGPT के थ्रू जो भी हमें एडवाइसेस चाहिए, जो इस हवाले से जो प्रेडिक्शन है, वो सारा काम ChatGPT करेगा। तो ये तो कितने मज़े का सीन हो गया ना इसमें कि हमने
यहाँ से API से सिर्फ एक सिंपल कोड हमने वहाँ से कॉपी किया है और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया हमने अपने कोड के अंदर जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था। और इसमें देखें इसकी क्वेरी स्ट्रिंग भी आ रही है, हमने 7 डेज़ रखा था, सेलेक्ट किया था खुद ही, यहाँ पे 7 डेज़ भी आ रहा है, ठीक है। और ये इसकी जो भी की और होस्ट है वो भी इसकी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हुई हुई है इसके हेडर की, रैपिड API की और उसकी होस्ट, ये इसमें दोनों इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इस कोड में। और साथ साथ उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है कि डिफाइन द रिक्वेस्ट हेडर विद API की एंड होस्ट। उसके बाद फिर ये है कि फिर गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें जो रिस्पॉन्स डेटा है एज ए JSON ऑब्जेक्ट, उसको हमने जो है यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। इसके बाद डेटा और हिस्ट्री हमें दोनों चाहिए, तो हमने इसमें अरे क्रिएट किया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के अरे में जो है हम डेटा और हिस्ट्री दोनों हमें चीज़ चाहिए, तो हम इस दोनों को हम इस अरे में कॉल करवा रहे हैं। इसके बाद फिर उस एक्सट्रैक्ट करना है हमने प्राइस फील्ड को हिस्ट्री अरे में, और प्राइस लिस्ट में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसका प्राइस का एरे इसमें क्रिएट किया है और फिर लूप चलाया है हमने, इसमें फॉर लूप है। फॉर लूप में जो है ये चेंज इसका वेरिएबल है इन हिस्ट्री, ठीक है ना। तो उसमें जो है प्राइसेस को अपेंड करवा लिया हमने। अब इसमें जो प्राइस लिस्ट जो क्रिएट हुई है ना, अब उसमें ये अपेंड हो गया, जो आपको जो भी मिलेगा प्राइस वो इसके अंदर अपेंड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स के लिए हमने कहा था कि हम लिस्ट यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी प्राइस के लिए लिस्ट यूज़ हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कितने आराम से ये तमाम हिस्ट्री में से ये प्राइस लिस्ट को ये गेट करेगा और फिर अरे में, और फिर इस प्राइस लिस्ट में अपेंड कर देगा। ये हमारे पास लिस्ट आ जाएगी जिसको हमने सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमने इसे मतलब इन प्राइस लिस्ट को आपस में सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम देंगे नहीं तो ये कॉमा नहीं आएगा और ये बिल्कुल कंबाइन करके लिख देगा। तो इसीलिए हमने कॉमा जो है ये कोटेशन के अंदर लिखा है, कॉमा डॉट जॉइन प्राइसेस, जो प्राइसेस जो लिस्ट हमारे क्रिएट हुई है। तो इससे ये बता रहा है कि ये कॉमा से जो है तमाम प्राइसेस जो है वो सेपरेट होंगी, और हमें जब ये शो करेगा रिज़ल्ट तो बीच में कॉमा भी लगा होगा ताकि कोई कन्फ्यूजन न क्रिएट हो। और तमाम 7 डेज़ की प्राइसेस हैं तो वो हमें क्लियरली जो है उसमें शो हो जाए। और इसके बाद ये रिटर्न करवा देगा, रिटर्न द कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग ऑफ प्राइसेस। ये देखिए कमेंट में कमेंट आउट करके उन्होंने कोड को इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये सारा कोड आपको समझाने के लिए बता दिया। वैसे ये है कि ये सारा आपने सिंपल ये लिखना तो है नहीं, आपने वहाँ से जो API है कॉइन रैंकिंग का, वहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हुआ है जस्ट। और इसमें बस उसके बाद जो है ये हमारे जो टेक्स्ट एरिया है उसकी बात हो रही है। फिर ये गेट बिटकॉइन प्राइसेस इसमें किए हुए हैं स्पिनर के अंदर, फिर वो सक्सेस होगा और उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस हो रहे हैं। ये सेम वही चीज़ चल रही है यहाँ पे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।